सोचिए कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था जो पूरी तरह से झूठ और टूटे-फूटे पुर्जों पर चल रही है। बिल्कुल, और उसे चलाने के लिए किसी नकली वीआईपी मुखौटे की भी जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो ये कोई किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि 60 के दशक की एक आम भारतीय बारात और बस यात्रा की असलियत है। जो देखा जाए तो आज भी हमारे समाज का एक बहुत ही सटीक आईना है। एकदम सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में, या कह लें इस गहरी पड़ताल में, हम हिंदी साहित्य के दिग्गज हरिशंकर परसाई जी के बहुचर्चित व्यंग्य बारात की वापसी को खंगाल रहे हैं। और इसका आधार वो मूल लेख ही है, जहाँ एक सामान्य सी बारात और बस यात्रा के जरिए बहुत कुछ कहा गया है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ एक खटारा बस की मजेदार कहानी सुनाना नहीं है। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे परसाई जी ने हास्य की आड़ में हमारे समाज के लिए वो जो खोखली प्रगतिशीलता है ना। हाँ, वो जो जुगाड़ पर चलती जर्जर व्यवस्था है जी, और सत्ता या रुतबे के आगे घुटने टेकने की जो मानसिकता है, उसे उधेड़ कर रख दिया है। तो चलिए इस व्यंग्यात्मक और तीखे सफर की शुरुआत करते हैं। मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि इस सफर की शुरुआत ही एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक तंज से होती है। मतलब परसाई जी लेख की शुरुआत में ही एकदम साफ कर देते हैं कि उन्हें बारातों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शोरगुल की वजह से। वो तो है ही, भीड़ भाड़ या शोरगुल तो एक कारण है ही, लेकिन मुख्य कारण है उनकी खुद की स्थिति। वो खुद को चढ़ी उम्र का कुंवारा कहते हैं। अच्छा। और मानते हैं कि उनका किसी भी मंगल कार्य में जाना ही अपशकुन है। अरे बाप रे। और यहीं पर वो अपने मित्र महेश बाबू की एक बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली थ्योरी पेश करते हैं। मतलब जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे इंसानी कुंठा का बहुत गहरा विश्लेषण है। महेश बाबू का तर्क है कि दुनिया के जितने भी बड़े युद्ध या ऐतिहासिक उथल-पुथल हुए हैं, वो असल में प्रौढ़ कुंवारों यानी उम्रदराज अविवाहित पुरुषों के अहंकार की तुष्टि के लिए हुए हैं। बिल्कुल। और इसके लिए जो तर्क गढ़े गए हैं वो कमाल के हैं। जैसे कि अगर भीष्म पितामह ने शादी कर ली होती तो क्या होता? तो वे अपनी गृहस्थी में उलझे रहते और महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। क्या बात है। मतलब इतिहास को देखने का ये नजरिया भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कैसे व्यक्तिगत हताशा या अधूरी इच्छाएं अक्सर बड़े राजनीतिक रूप ले लेती हैं। हाँ, और इसे सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। परसाई जी से सीधे आधुनिक भारत से जोड़ देते हैं। वो वीके कृष्ण मेनन वाला उदाहरण ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो शायद चीन का हमला नहीं होता। यहाँ तक कि जो 1948 का तेलंगाना किसान सशस्त्र विद्रोह था, उसे भी विनोबा भावे के अहंकार और उनके भूदान आंदोलन से जोड़ दिया गया है। ये तो बहुत ही मतलब साहसिक टिप्पणी है। मुझे लगता है यहाँ लेखक बड़े बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रमों का तिलिस्म तोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिन महापुरुषों या घटनाओं को हम बहुत महान मानते हैं, उनके पीछे की असली वजह बहुत ही साधारण और व्यक्तिगत हो सकती है। यही तो परसाई जी की सबसे बड़ी ताकत है। वे किसी भी महान विचार को जमीन पर खींच लाते हैं, लेकिन इस हल्के फुल्के मजाक के तुरंत बाद ही व्यंग्य का स्वर बहुत ही स्याह और कड़वा हो जाता है। वो लड़की की विदाई वाला हिस्सा है। जी, लेखक कहते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो उन्हें लड़की के जाने का उतना दुख नहीं होता जितना उसके पिता की दयनीय और टूटी हुई हालत देखकर होता है। यहाँ से ये लेख भारतीय विवाह प्रणाली के आर्थिक और सामाजिक यथार्थ में प्रवेश करता है। और यहीं पर एक ऐसा गणित सामने आता है जो आज दशकों बाद भी उतना ही सच लगता है। मतलब परसाई जी का आंकलन है कि इस देश की आधी ताकत या ऊर्जा सिर्फ लड़कियों की शादी करने, दहेज जुटाने और उस दिखावे को कायम रखने में खर्च हो रही है। बिल्कुल सही। और इसके बाद जो ऊर्जा बचती है उसका 1/4 हिस्सा समाज अपनी बुराइयों को छिपाने में लगा रहा है, जैसे शराब पीकर लड़खड़ाते कदमों को छिपाना या घूस की कमाई को सफेद दिखाना। अगर इस गणित को जोड़ें तो देश के निर्माण या वास्तविक विकास के लिए सिर्फ 1/4 ऊर्जा ही बचती है।
बाकी सब सिर्फ सामाजिक दबाव को झेलने में भस्म हो रहा है। अगर हम इसे एक मशीन के रूप में देखें तो ये 75% ईंधन सिर्फ धुएं और शोर में उड़ाने जैसा है। एकदम सटीक तुलना है ये। है ना? वो धुआं उन कुरीतियों का है जिन्हें हम छिपाना चाहते हैं, और शोर उस खोखले सामाजिक दिखावे का है। सिर्फ 25% ईंधन से पहिए के सट रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज इस बर्बादी को एक परंपरा के नाम पर क्यों ढो रहा है। एक पिता अपनी जीवन भर की कमाई एक रात के तमाशे में क्यों फूंक देता है? इसका सीधा सा कारण है सामाजिक स्वीकृति की भूख। मतलब समाज ने सम्मान को पैसे और दिखावे के साथ इस तरह नत्थी कर दिया है कि एक पिता अपनी बर्बादी को भी अपना कर्तव्य मान बैठता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बर्बादी को रोकने का जो उपाय परसाई जी सुझाते हैं वो भी उतना ही जमीनी और कड़वा है। वे छात्रों के उस तथाकथित क्रांतिकारी वर्ग की ओर मुड़ते हैं जो बस मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो हिस्सा तो आदर्शवाद की धज्जियां उड़ा देता है। मुझे याद है परसाई जी ने विश्वविद्यालय के एक छात्र संघ कार्यक्रम में युवाओं को कुछ बुनियादी क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। हाँ। सच में देश की आधी ताकत बचाना चाहते हैं तो कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बस विश्वविद्यालय की लड़कियों से बिना दहेज के विवाह कर लें। और सबसे मजेदार बात जो उन्होंने कही थी कि अपने पिता को ये ना बताएं वरना वे दहेज मांगने लगेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो दूसरा सुझाव था वो महिलाओं के घरेलू श्रम से जुड़ा था। जी। उन्होंने युवाओं से कहा कि जिस सिगड़ी या चूल्हे को जमीन पर रखकर उनकी माँ या पत्नी रोटी बनाती हैं उसे बस एक टेबल पर रख दें ताकि औरतें सीधी खड़ी होकर बिना कमर झुकाए रोटी बना सकें। मुझे ये सलाह उनके उन बड़े बड़े मार्क्सवादी या क्रांतिकारी विचारों का सीधा मखौल लगी। एकदम। मतलब आप बाहर जाकर पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन 20 सालों में अपने घर की सिगड़ी को जमीन से उठाकर 2 फीट ऊपर एक टेबल पर नहीं रख पाए, झाड़ू में एक डंडा नहीं बांध पाए ताकि औरतों को झुकना ना पड़े। हाँ, तो फिर खाक क्रांति की है। यही वो बिंदु है जहां वैचारिक क्रांति और अव्यावहारिक जमीनी हकीकत का टकराव होता है। मतलब विचार मंच पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब खुद की जिंदगी में लागू करने की बारी आती है तो सारा आदर्शवाद हवा हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा और क्रूर उदाहरण हमें उस प्रगतिशील तरुण की कहानी में मिलता है। वो लड़का जिसके विचारों को संवारने में लेखक ने सालों की मेहनत की थी, जो प्रगतिशील साहित्य पढ़ता था, खूब बहस करता था। वही। लेकिन जब वो शादी के मंडप में बैठा तो सारा प्रगतिशील साहित्य एक झटके में धुल गया। हाँ, मंडप में बैठते ही उस लड़के ने अपने ससुर से मचलकर कहा कि जब तक उसे वेस्पा स्कूटर नहीं मिलेगा वो खाने का एक कौर भी नहीं उठाएगा। मतलब हद है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। लड़की के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया है और वो तथाकथित क्रांतिकारी दामाद एक स्कूटर के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक पाखंड का चरम है। हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा या बड़ी बड़ी किताबें इंसान को बदल देती हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आधुनिक आदर्शवाद कितनी आसानी से लालच के आगे घुटने टेक देता है। बिल्कुल। आप मंच पर कितने भी बड़े समाज सुधारक क्यों ना हो, मंडप में आते ही आपकी सारी क्रांति एक वेस्पा की कीमत में नीलाम हो जाती है। और इस पाखंड का जो समाधान वहां निकाला गया वो और भी ज्यादा प्रतीकात्मक था। वो खिलौने वाला समाधान। जी। जब असली स्कूटर नहीं मिला तो लड़की के पिता ने बाजार से एक छोटा सा खिलौना वेस्पा मंगाकर थाली में रख दिया और साथ में ₹1.25 दामाद को भेंट कर दिया। ₹1.25 जी, जो आमतौर पर भारत में मृत्यु के समय गोदान के लिए दिया जाता है। एकदम सही। परसाई जी का ये तंज बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि वहां दरअसल उस युवा दोस्त की प्रगतिशीलता का गोदान हो रहा था। अरे वाह, दी वापस आना चाहते हैं। वो लिखते भी हैं कि बिना भरपूर दहेज के बारात को सिर्फ एक बेकार बोझ समझा जाता है। सही बात है। अब हम इस कहानी के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां मंडप का ये पाखंड पीछे छूट जाता है और हमारी मुलाकात एक दूसरी तरह की सड़ान से होती है, हमारे देश की जर्जर व्यवस्था से। और ये मुलाकात होती है एक खटारा बस के रूप में। बिल्कुल। ये बस सिर्फ एक वाहन नहीं है, ये एक पूरा मेटाफर है हमारे सिस्टम का। जब बारात वापसी के लिए इस बस को चुना गया तो समझदार लोगों ने चेतावनी दी थी कि ये बस डाकिन है। डाकिन? हाँ,
लेकिन जब लेखक ने उसे देखा तो उनके मन में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़े, क्योंकि वो बस वयोवृद्ध थी। उसमें सदियों के अनुभव के निशान थे। मुझे तो उस हिस्सेदार का आत्मविश्वास देखकर हैरानी होती है। जब कोई उससे पूछता है कि क्या ये बस चलती है, तो वो बिना पलक झपकाए कहता है, हाँ जी, अपने आप चलती है। हम भारतीय अक्सर इस जुगाड़ को बहुत महिमा मंडित करते हैं। हम उस बुनियादी ढांचे को जो पूरी तरह से ढह चुका है, उसे भी फर्स्ट क्लास बताकर खुद को तसल्ली देते हैं। ये तसल्ली एक तरह का डिनायल है, सच्चाई से भागने का तरीका है। परसाई जी ने इस बस के चलने की तुलना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों से की है, और ये तुलना बहुत ही सटीक है। असहयोग आंदोलन वाली बात ना? बिल्कुल। जब बस चलना शुरू होती है तो लगता है जैसे वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। बस का हर पुर्जा दूसरे पुर्जे से असहयोग कर रहा है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, ये पता ही नहीं चलता कि मुसाफिर सीट पर बैठे हैं या सीट मुसाफिरों पर बैठी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है खटारा बसों में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं। फाइल किसी और मेज पर है, बाबू किसी और मेज पर, और काम कोई नहीं कर रहा। सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। सही कहा। और फिर अचानक बस रुक जाती है। पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। यहाँ जो दृश्य है वो हास्य के साथ साथ एक गहरी करुणा भी पैदा करता है। ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालता है और एक नली के जरिए इंजन में भेजने लगता है। अरे बाप रे! लेखक कल्पना करते हैं कि थोड़ी देर में बस का हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ बच्चे को दूध की शीशी पिलाती है। ये सीन सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन ये हमारे सिस्टम के दिवालियेपन को दिखाता है। एकदम। हम एक ऐसे तंत्र में जी रहे हैं जहां मूल समस्या यानी टंकी का छेद कोई ठीक नहीं करना चाहता। सब बस बाल्टी और नली का जुगाड़ लगाकर किसी तरह यात्रा पूरी करना चाहते हैं। हाँ। और हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिया के ऊपर बस का टायर फट जाता है और बस नाले में गिरते गिरते बचती है। यहाँ पर साइगी का व्यंग्य अपने चरम पर है। वो उस बस कंपनी के हिस्सेदार पर गुस्सा करने के बजाय उसके प्रति एक अजीब सी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा ऐसे हिस्सेदार पे? हाँ, वे सोचते हैं कि ये आदमी टायरों का खस्ता हाल जानता है, फिर भी जान हथेली पर रख के सफर कर रहा है। उत्सर्ग और बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब लेखक कहते हैं कि उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बस गिर जाती और वे सब मर जाते तो स्वर्ग में देवता कहते कि देखो, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर नया टायर नहीं बदला। ये बहुत ही तीखा व्यंग्य है। हाँ, ये दरअसल उन सभी भ्रष्ट व्यवस्थापकों पर प्रहार है जो अपने चंद रुपयों के मुनाफे के लिए सैकड़ों जिंदगियों को रोज खतरे में डालते हैं, और हम आम नागरिक उस खतरे को अपनी नियति मानकर चुपचाप बैठे रहते हैं। सही बात है। जब ये साफ हो जाता है कि बस आगे नहीं जा पाएगी और समय पर पहुंचने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। मुसाफिरों का तनाव खत्म हो जाता है। जब सिस्टम से उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान अपने तरीके से उस पीड़ा को सुन करने की कोशिश करता है। डॉक्टर मित्र एक देसी शराब की बोतल ले आता है और ठंड और डर को भुला दिया जाता है। लेकिन असली ड्रामा तो रात के 1 बजे सतना पहुंचने पर शुरू होता है। कड़ाके की ठंड, सुनसान इलाका और बस मालिकों का रजाइयों में दुबक कर बैठना। जब लेखक और उनके दोस्त बस मालिकों से अगली बस की गुहार लगाते हैं, झपटते हैं, डांटते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। एक आम आदमी की जायज परेशानी की कोई कीमत नहीं थी। सत्य और ईमानदारी उस रात ठंड में ठिठुर रहे थे। और जब सत्य काम नहीं आता, तब जन्म होता है झूठ और सत्ता के खौफ का। वो डॉक्टर वाला किस्सा? हाँ, इस चरमराती व्यवस्था से पार पाने के लिए डॉक्टर मित्र एक बहुत ही शातिर दाव खिलता है। वो बस मालिकों के पास जाकर एक कहानी गढ़ता है और वापस आकर लेखक को बड़े अदब से सर कहने लगता है। लेखक खुद हैरान है कि ये बेतकल्लुफ दोस्त अचानक सर क्यों कह रहा है। तब डॉक्टर उन्हें किनारे ले जाकर असलियत बताता है। और वो असलियत क्या थी? उसने बस मालिकों से कहा है कि लेखक
कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक संसद सदस्य यानी एमपी हैं, जो छुपकर व्यवस्था की जांच करने आए हैं। डॉक्टर बस मालिकों के मन में खौफ पैदा कर देता है। वो कहता है कि अगर इस सांसद को तुरंत स्पेशल बस से नहीं भेजा गया तो उनकी गर्दन कट जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और वो लेखक से कहता है कि थोड़ा एमपी पन तो दिखाओ, सीधे साधे क्यों पेश आ रहे हो। हाँ, यही पर वो काली शेरवानी काम आती है। लेखक के पास एक काली शेरवानी है जो उनके बिखरे बालों के साथ मिलकर उन्हें एक नेता या शायर का रूप दे देती है। लेखक खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने भीतर मिथ्याचार का आत्मबल बटोरा। मिथ्याचार का आत्मबल। हाँ, ये मिथ्याचार का आत्मबल आज के जमाने का फेक इट टिल यू मेक इट है, लेकिन इसे सरकारी तंत्र और नौकरशाही को डराने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में सत्ता का कितना गहरा खौफ है। लेखक एक रौबदार नेता का रूप धारण करते हैं, कुर्सी पर धंसकर बैठते हैं और सीधे बस मालिक सरदार जी से कड़क आवाज में पूछते हैं, आरटीओ से कब तक इस खटारा बस को चलाने का सौदा हुआ है? कलेक्टर को फोन लगाओ। अरे बाप रे! ये सुनते ही जो सरदार जी थोड़ी देर पहले रजाई से बाहर नहीं आ रहे थे, उनके पसीने छूट जाते हैं। जहां आम नागरिकों की जायज मांग को दुत्कार दिया गया था, वहीं एक सांसद के काल्पनिक खौफ ने रातों रात एक नई स्पेशल बस खड़ी कर दी। ये काली शेरवानी उस जादुई लबादे की तरह है जो ये साबित करती है कि भारत में नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, सत्ताधारी के लिए सिर्फ व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, झूठ यदि जम जाए तो वो सत्य से कहीं ज्यादा निडरता देता है। एकदम। हालांकि परसाई जी इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि ये मुखौटा पहनना आसान नहीं है। नई बस में बैठ तो गए, लेकिन लेखक को अपना ये एमपीपन काफी भारी पड़ रहा था। वो अपनों के बीच ही अजनबी की तरह अकड़ कर बैठे थे। और अंत में जब स्टेशन पहुंचते हैं तो डॉक्टर मित्र जो बदला लेता है, हाँ। वो इस पूरी नौटंकी का एक हास्यपूर्ण समापन है। हाँ, डॉक्टर उनसे कहता है, अब 3 घंटे लगातार तुम मुझे सर कहो, मेरी बहुत तौहीन हो चुकी है। ये बहुत ही मजेदार है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही व्यवस्था को चकमा दे दिया गया हो, लेकिन उस दिखावे की कीमत आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है। अगर हम इस पूरे व्यंग्य को एक सूत्र में बांधें तो ये बारात, वो वेस्पा स्कूटर, वो खटारा बस और वो सांसद का मुखौटा, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही बीमार समाज के लक्षण हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रगतिशीलता सिर्फ बातों में है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं और इस अस्त व्यस्त माहौल में सरवाइव करने के लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी सत्ता या रुतबे का सहारा लेना पड़ता है। इस गहरी पड़ताल से गुजरने के बाद एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो बहुत बेचैन करने वाला है। वो क्या? जब एक खस्ताहाल और जर्जर व्यवस्था में एक आम नागरिक को अपने बुनियादी अधिकार जैसे रात के समय सुरक्षित घर पहुंचना पाने के लिए भी सत्य को छोड़कर किसी झूठे वीआईपी मुखौटे या पद के रौब का सहारा लेना पड़े, तो क्या वास्तव में वो व्यवस्था आम आदमी के लिए बनी भी है? ये सोचने वाली बात है। या फिर इस पूरे समाज में हर कोई सिर्फ अपने अपने मुखौटों की ताकत के भरोसे ही अपनी यात्रा पूरी कर रहा है? ये सोचने वाली बात है कि क्या उस सड़ी गली बस से बिना काली शेरवानी का खौफ दिखाए सुरक्षित बाहर निकलना संभव भी है?